तरफ ही आ जाओ ना सारा, तुम लोग भी इधर ही आ जाओ। आएंगे क्या और अभी थोड़े तो आएंगे। लास्ट टाइम पे कौन सी डिजीज हुई थी? बैग नीचे रखो टेबल पे से, टेबल पे से हटा के बैग नीचे रखो। लास्ट टाइम पे कौन सी डिजीज हुई थी? नाम तो पता होगा। नहीं, एक से पहले टीनियासिस हुई थी ना शायद, टीनियासिस एस्केलियासिस। चलो, तो फिर टॉपिक इज प्लेग। और पीछे कहाँ जाओगे? कितना पीछे जाओगे? प्लेग इज commonly all over the world. In India also it is prevalent, especially in the South India. WHO ने कुछ डिजीज के लिए बोला है कि नोटिफाइबल, मतलब वो डिजीज को आपको नोटिफाई करवाना जरूरी है। उसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी में बोला गया है। तो ग्रुप ए में कॉलरा, प्लेग और येलो फीवर, CPY। तो तुम तीनों इधर आओ, बीच में आओ। दिख रहा है तुम्हें बोर्ड? मुझे नहीं दिख रहे हो तुम, इधर से भी इधर आओ। कॉलरा, प्लेग है, येलो फीवर, दीज आर नोटिफाइबल फॉर WHO। अगर कोई भी केस मिलता है आपको तो उसको नोटिफाई करना जरूरी है। नोटिफाई मतलब आपको ऊपर इन्फॉर्म करना है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठे हो तो आपको और ऊपर इन्फॉर्म करना है। आप प्राइमरी लेवल बैठे हो तो आपको सेकेंडरी लेवल पे इन्फॉर्म करना है। तो आपको ऊपर इन्फॉर्म करना है कि ये केस हमें यहाँ पर इस दिन पे इस नाम का पेशेंट मिला है। बायोटेररिज्म क्या होता है? टेररिज्म क्या होता है? बायोलॉजिकली एजेंट्स आर यूज्ड एज अ वेपन फॉर टेररिज्म, क्रिएट करने के लिए, आतंक क्रिएट करने के लिए, डराने के लिए, लड़ने के लिए। तो बायोलॉजिकल वेपन को हम ऐसा यूज करते हैं। बायोलॉजिकली एंथ्रेक्स के स्पोर्स ले लेंगे, ये जो 5-6 हैं ये हम बायोलॉजिकल बायोटेररिज्म में यूज करते हैं। एंथ्रेक्स हो गया, एंथ्रेक्स के स्पोर्स को आपने डाल दिया, दैट में लीड टू डिजीज। एंथ्रेक्स मतलब ये बहुत ही पेनफुल या मोर्टेलिटी डिजीज है। इनसे यूजुअली मोर्टेलिटी हो जाती है विद इन सम टाइम। मोर्टेलिटी डिजीज की ज्यादा है और ये इजी है स्प्रेड करना, इसलिए इनको बायोटेररिज्म में यूज किया जाता है। एंथ्रेक्स के स्पोर्स डाल दिए आपने, बोtulinum का डाल दिए, ब्रुसेलोसिस के, प्लेग का आपने बेसिलाई लिया, उसको इकट्ठा करके कल्टीवेट करके आपने उसको स्प्रे कर दिया, तो दैट में कॉज द डिजीज। आ जाओ भाई। एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या पढ़ेंगे? एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर एंड एनवायरमेंट फैक्टर। एजेंट फैक्टर क्या होता है? एजेंट फैक्टर क्या होता है? एजेंट फैक्टर क्या होता है? एजेंट क्या होता है? हमारे पीछे एजेंट क्या होता है? क्या नहीं पता? पूछा क्या है मैंने? हाँ, एजेंट क्या होता है? हाँ, एजेंट क्या होता है किसी डिजीज के लिए? इसका एजेंट तो नहीं पता है, किसी डिजीज के लिए एजेंट क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड एज एजेंट? जो डिजीज को कैरी करता है उसको क्या बोलेंगे? जिसमें बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? होस्ट। जिससे बीमारी होगी उसको क्या बोलेंगे? होस्ट में जिससे बीमारी होगी उससे क्या बोलेंगे? होस्ट में बीमारी होगी, कंफर्म है? होस्ट फैक्टर मतलब जिसमें बीमारी होने वाली है। होस्ट में बीमारी कहां से आएगी? ट्रांसमिटिंग एजेंट से, वेक्टर होगा या फिर कोई अदर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से, जहां से उसमें बीमारी आएगी। बीमारी क्या होगी? तो तुमसे पूछा है, क्या पूछा है तुमसे? तुमसे क्या पूछा था मैंने? एजेंट। एजेंट इज द डिजीज कॉजेटिव एजेंट, जो कि बैठ जाओ, जो डिजीज कॉज करेगा, जिसकी वजह से डिजीज होगी, दैट इज एजेंट। तो 3 फैक्टर्स क्या होते हैं बायोलॉजिकल ट्रायड के? एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर एंड एनवायरमेंट। सुटेबल एनवायरमेंट होगा, एजेंट भी प्रेजेंट है, होस्ट भी प्रेजेंट है, लेकिन अगर सुटेबल एनवायरमेंट नहीं हो तो डिजीज कॉज नहीं होगी। फर्स्ट इज एजेंट फैक्टर। एजेंट फॉर प्लेग इज
पढ़ लोगे ना माइक्रो में। दैट इज यर्सीनिया पेस्टिस, दैट इज बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव है, नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। स्पोर का क्या फायदा होता है? हमने यहाँ बोला नॉन स्पोर फॉर्मिंग, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? स्पोर क्यों पढ़ते हैं इतना? फिर से बोलो। और लंबे टाइम तक रह सकता है, कहीं भी जमीन में स्पोर गिर गया महीनों तक सालों तक पड़ा रहेगा, जब उसको अपना एनवायरमेंट फेवरेट एनवायरमेंट मिलेगा तब वो ग्रो कर जाएगा। किसी की बॉडी में पड़ गया स्पोर तो बन गया तो पड़ा रहेगा महीनों तक सालों तक, और जब उसको फेवरेट एनवायरमेंट में तब वो ग्रो कर जाएगा। तो वो डिजीज कभी भी एकदम से आ जाती है। तो स्पोर नहीं बनता है तो डिजीज जब होगी तो एकदम से ही होगी, बाद में कभी अचानक से नहीं आएगी क्या सालों बाद अचानक से पैदा हुई। तो स्पोर नहीं बन रहे इसमें। रेजिस्टेंट टू फ्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब ठंड हो गई तो ये वायरस खत्म, वो बैक्टीरिया खत्म हो जाए। सॉरी, रेजिस्टेंट टू फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीज के लिए रेजिस्टेंट है, मतलब फ्रीजिंग में भी सर्दियों में होगी बीमारी। एंड ड्राइंग, ड्राइंग करने के बाद भी बैक्टीरिया जीवित रहेगा। किल्ड बाय द हीट एंड सनलाइट, मतलब बीमारी जो गर्मी में नहीं होगी, जहां पर ज्यादा गर्मी होगी, जहां पर हीट होगी, सनलाइट होगी, तब बीमारी नहीं होगी, सर्दियों में मोर कॉमन हो जाएगी। जूनोटिक इन्फेक्शन, जूनोटिक क्या होते हैं? आज जूनोटिक क्या होते हैं? सबसे पीछे ब्लू शर्ट, व्हाट आर जूनोटिक डिजीजेस? नॉर्मली एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, और इधर और बीच में, और नॉर्मली तो एनिमल्स को करते हैं, एनिमल्स को, फिर एनिमल का वो कहां से आ गया? ह्यूमन। नॉर्मली तो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, बाई चांस से होता है वो ह्यूमन इन्फेक्ट हो जाता है, या फिर ह्यूमन से कांटेक्ट से, एनिमल्स के कांटेक्ट में आने की बैठ जाओ, एनिमल्स के कांटेक्ट में आने की वजह से बीमारी जो है कई बार ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाती है। बेसिकली डिजीज ऑफ एनिमल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, एनिमल से ट्रांसफर होगा, दैट इज द जूनोटिक डिजीज। तो तुम बता, दैट इज डिफरेंट जूनोटिक का टाइप है। ह्यूमंस आर एक्सीडेंटल होस्ट। ह्यूमन प्लेग अकर्स फ्रॉम द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फ्ली, दैट इज बेमोनिक। ये तीन टाइप का होता है प्लेग, बेमोनिक प्लेग, निमोनिक प्लेग और सेप्टिसिमिक प्लेग। बेमोनिक प्लेग जो होता है वो इन्फेक्टेड फ्ली के काटने से होता है। फ्ली निमोनिक पिस्तु जो कि रोडेंट्स पे रहती है, और उसमें से अगर वो इन्फेक्टेड वो हो गई फ्ली और वो गलती से उसने ह्यूमन को काट लिया तो ह्यूमन में प्लेग हो जाएगा। आउटब्रेक्स आर साइक्लिकल रिस्पॉन्डिंग टू द रोडेंट रिजर्वर। आउटब्रेक क्या होते हैं? पीछे आउटब्रेक क्या होते हैं? सबसे पीछे दौड़ के बैठी ना, बताओ आउटब्रेक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है? खड़े हो, व्हाट इज आउटब्रेक? बहुत सारे केस है, हमने सोचा 10 केस होने के लिए, लेकिन हो एकदम से 20 गए। हमने जितने सोचे थे उससे ज्यादा हो जाए। व्हाट इज एक्सपेक्टेड अनयूजुअल अकरेंस, जो हमने सोचे थे, जो हमने एक्सपेक्ट किए थे, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के हमने एक्सपेक्ट किए इतने केसेस आने चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए। इसके केसेस में हम एक्सपेक्ट नहीं करते केसेस भी आएंगे। अगर 1 या 2 केसेस भी अगर देन आउटब्रेक। आउटब्रेक इज अ शॉर्ट बैट, आउटब्रेक इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एपिडेमिक। व्हाट इज एपिडेमिक? वो आउटब्रेक हो गया। फिर एपिडेमिक में क्या फर्क हुआ? अगर वो कम्युनिटी में, अगर थोड़ा सा लार्ज अफ्रीकल डिस्टेंस को, अगर लिमिटेड एरिया में कर रहे हैं, दैट मीन्स तुम्हारे हॉस्टल में कर रहे हैं, खाली तुम्हारे हॉस्टल में 2-4 केसेस फूड पॉइजनिंग के मिल गए, दैट इज द आउटब्रेक ऑफ फूड पॉइजनिंग। तुम्हारे हॉस्टल में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गली में मिल गया, दैट इज अ स्मॉल एरिया, स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में हो रहे हैं, दैट इज द आउटब्रेक। अगर वो लार्ज जोग्राफिकल एरिया में हो रहे हैं, दैट इट इज एपिडेमिक। जयपुर में हो जाते हैं तो जयपुर में बोलेंगे हम एपिडेमिक हो गया, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में हो गया तो एपिडेमिक हो गया। और अगर स्मॉल एरिया में होते हैं इन्वॉल्व, देन इट इज आउटब्रेक। लार्ज जोग्राफिकल एरिया में होते हैं, दैट इज ऑल्सो एपिडेमिक, इज ऑल्सो अनयूजुअल अकरेंस ऑफ डिजीज दैट वाज एक्सपेक्टेड से ज्यादा, मोर देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा आ जाओ, मोर देन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होते हैं, देन इट इज एपिडेमिक। बैठ जाओ। दैट आउटब्रेक्स आर साइक्लिकल। साइक्लिकल मतलब साइकिल्स में होते हैं कि एक बार आ गया फिर दोबारा आएंगे, करस्पॉन्डिंग टू द रोडेंट रिजर्वॉयर एंड आर्थ्रोपोड वेक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में रिजर्वॉयर, दैट रिजर्वॉयर क्या होता है? तुम्हारे नेक्स्ट पीछे, व्हाट इज रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन? व्हाट इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन? ओरिजिनेट हो रहा है, और एग्जाम्पल दो। रिजर्वॉयर, नेक्स्ट
What is reservoir of infection? What is source of infection? नहीं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं आता, ओरिजिनेट हो रहा है। ऑर्गेनिज्म की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ लिखा हुआ भी है। एक कॉमन एग्जांपल देते हैं कि पानी की टंकी, बैठ जाओ, पानी की टंकी जहाँ पानी खूब सारा स्टोर रहता है, इकट्ठा रहता है, दैट इज रिजर्वायर। और जो नलियों से नल से पाइप से आ रहा है, उसके बाद नल से ट्रांसमिट, नल इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ओरिजिनेट नहीं हो रहा है, जहां से वो ट्रांसमिट हो रहा है, दैट इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ब्रैट में, फ्ली में वो पड़ा हुआ है, अगर वहां से वो ट्रांसमिट होकर के ह्यूमन में आ रहा है, देन इट इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, की वहां से ह्यूमन में कॉन्टेक्ट में आ गया। और रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज द एरोसॉल, या फिर हवा के थ्रू आ रहा है, या फूड के थ्रू आ रहा है, या खाने वाटर के थ्रू आ रहा है, दैट इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से आएगा, जहां तक रास्ता जो है, दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन, या फिर रूट ऑफ ट्रांसमिशन कहाँ आएगा, होस्ट फैक्टर के अंदर। होस्ट में इन्फेक्शन कहाँ से आएगा, रिजर्वायर जहां बनता है, जहां मल्टीप्लाई करते हैं बैक्टीरिया, जहां खूब सारे फॉर्म में रहते हैं, बड़ा फॉर्म, जहां मल्टीप्लाई करेंगे और पड़े रहेंगे आराम से, बस पड़े ही रहेंगे, चाहे वो ट्रांसमिट हो चाहे ना हो। रिजर्वायर से ट्रांसमिट हो सकते हैं, रिजर्वायर से होस्ट के अंदर आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। रिजर्वायर इज द रिजर्वायर जहां पानी इकट्ठा है, जहां सोर्स इन्फेक्टिव एजेंट है वो इकट्ठा है, मल्टीप्लाई करता है और पड़ा रहता है। तो इसके केस में रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन इज मोस्टली द वाइल्ड रैट, टाटेरा इंडिका। जंगली जो होते हैं वो वहां पड़े रहते हैं। फील्ड माइस जो फील्ड में जाता है, खेतों में रहता है, या फिर गर्बिस। डिजीज इज मेंटेन्ड एंड स्प्रेड बाय द मेनली बाय द वाइल्ड स्पीशीज। ये मेनली वाइल्ड रैट का केस है। वाइल्ड रैट का में प्लेग होता है, वहां हुआ और वहीं वाइल्ड में घुस जाते हैं। जंगल में गए और जंगल में वहीं पे हुआ फ्ली से और इन्फेक्ट हुआ और वहीं मर गया और वहीं पे ट्रांसमिट हो जाता है। तो यूजुअली जंगली जो रैट होते हैं उनका होता है, लेकिन जंगली रैट ने अगर यहाँ फैला दिया, टाटेरा इंडिका ने अगर फील्ड माइस को फैला दिया, फील्ड माउस को फैला दिया, तो उसके थ्रू फिर यहाँ पर ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन में। या फिर आप फील्ड में चले गए, या फिर आप जंगल में चले गए। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्टेड रोडेंट्स और फ्ली। तो रोडेंट्स भी इन्फेक्ट हो सकते हैं और फ्ली के थ्रू मैन में ट्रांसमिट होगा। केस ऑफ निमोनिक प्लेग, निमोनिक ही केवल जो प्लेग होता है वो ट्रांसमिट करता है मैन टू मैन, बाकी ब्यूबोनिक प्लेग, सेप्टिसिमिक प्लेग ट्रांसमिट नहीं करते हैं। ये वाइल्ड रैट है, ये टाटेरा इंडिका है, और फील्ड माइस और गर्बिस ये व्हाइट वाले। एपिडेमियोलॉजी में रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो क्लोज कॉन्टैक्ट विद द केस, अगर आप केस के क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हो तो यू मे गेट द डिजीज या फिर इन्फेक्टेड एनिमल लिविंग और रीसेंट ट्रेवल इन द एंडेमिक एरिया। एंडेमिक क्या होता है बताओ, एंडेमिक क्या होता है? अरे हाँ, एंडेमिक दैट इज मोर देन द यूजुअल, नहीं बोलेंगे इसके, एक यूजुअल से एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से वहां पर उसी एरिया डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में ज्यादा होती है, कांस्टेंट प्रेजेंट रहती है वहां पर, देन इट इज एंडेमिक। और पैंडेमिक which involves the more than two or more countries are involved, then it is pandemic। countries involve हो रहे हैं, continents involve हो रहे हैं, then it is pandemic। बाउंड्रीज क्रॉस कर रही है, एक कंट्री की बाउंड्री क्रॉस करके दूसरे में पहुंच गई, देन इट इज इंटरनेशनल बाउंड्रीज को अगर क्रॉस कर रही है, देन इट इज पैंडेमिक। वही सेम डेफिनेशन रहेगी इन द लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया विद द मोर देन अनयूजुअल अकरेंस, मोर देन 2 standard deviation, if it is crossing the international boundaries, then it is pandemic। तो लिविंग बैठ जाओ, लिविंग और रिसेंट ट्रेवल इन द एंडेमिक एरिया, जहां बीमारी है वहां पर आपने अगर ट्रेवल किया तो आप लेकर सकते हैं। पेट डोमेस्टिक एनिमल्स जो कि घर में घूम रहे हैं या बाहर घूम रहे हैं, या क्राउडेड कंडीशंस में, कूल एंड वेट वेदर। होस्ट सेक्टर्स में ऑल एजेस ससेप्टेबल, ऑल सेक्सेस, बोथ सेक्सेस में होती है, ऐसा कुछ नहीं कि मेल में ज्यादा होगी या फीमेल में ज्यादा होगी। ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि अगर जंगल में फॉरेस्ट में जा रहे हैं फॉर हंटिंग के लिए या ग्रेजिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए, या आउटडोर रिक्रिएशन के लिए, इफ यू आर गोइंग टू द कॉन्टैक्ट विद द वाइल्ड rodents, where the flea or man comes in contact। movement of the people if it is associated with cargo by the sea or the land। rat और rat flea भी sea में बैठ करके ट्रांसमिट हो जाते हैं, बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इम्यूनिटी, नो नेचुरल इम्यूनिटी,
ऊपर से कहीं से भी इम्यूनिटी नहीं आती है, ना मदर से फीटस में ट्रांसमिट होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स सीजन में यूजुअली सीजनल, नॉर्थ इंडिया में सितंबर से मई में होती है, साउथ इंडिया में एक्टिव ऑल ईयर। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड और 60% ह्यूमिड में होती है। रेनफॉल, जब भारी रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल के टाइम पे जो रैट के जो घर हैं, बरोज हैं, उनमें पानी भर जाता है। जब अंदर पानी भर के घर में तो बाहर निकल के आ जाते हैं, तो ये एक्टिव हो जाते हैं, तो इन्फेक्टेड को लेकर के बाहर आ जाते हैं और मे इन्फेक्ट द ह्यूमन। ह्यूमन डवेलिंग्स में जहाँ पे हाउसिंग कंडीशंस पुअर होती है, मिट्टी कांटेक्ट में ज्यादा होता है, घर प्रॉपर नहीं बना होता है, वहां ये घूमते रहते हैं एंड कॉन्टेक्ट विद द ह्यूमन। Many species, like most commonly is the Genopsilla chiopsis, that is Orient rat flea. Blocked flea क्या होती है? जब उसके अंदर इन्फेक्शन, Genopsilla flea जो है उसके अंदर बहुत सारा इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, जब वो ये Yersinia pestis जो है वो मल्टीप्लाई कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर करके ये स्टमक में इतना मल्टीप्लाई कर जाएगा कि प्रोवेंटिकुलस उसका भर जाएगा। अगर प्रोवेंटिकुलस भर जाएगा दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉक्ड फ्ली। जब वो खाना खाएगी तो स्टार्वेशन में भूखी रहेगी, खाना खाएगी तो अंदर ही हो जाएगा, प्रोवेंटिकुलस उसका भर चुका है। किससे? ब्लड बेसिलाई से। जब वो भर गया तो उसके बाद वो उसको जब खाना खाएगी तो वो रिगर्जिटेट कर देगी। तो ब्लॉक्ड फ्ली इज वेरी मच हार्मफुल। तो ये भूखी भी रहेगी और उसको Yersinia pestis को बेसिलाई को ट्रांसमिट करती रहेगी, रिगर्जिटेट करती रहेगी। तो खाएगी और उतना ही रिगर्जिटेट कर देगी, तो इससे दिक्कत ज्यादा डिजीज को ट्रांसमिट करती है। पार्शली ब्लॉक्ड होती है वो और ज्यादा ट्रांसमिट करती है, मोर पोटेंट, ज्यादा ट्रांसमिट करती है कंपेरेटिव टू ब्लॉक्ड। ब्लॉक तो कुछ भी नहीं खा पाएगी, जितना होगा वो रिगर्जिटेट कर देगी। पार्शली ब्लॉक्ड है वो खाएगी भी और अच्छे से मिक्स करके फिर रिगर्जिटेट करती है। फ्ली के वेक्टर्स है टोटल फ्ली इंडेक्स, चियोप्सिस इंडेक्स, स्पेसिफिक फ्ली और बरो इंडेक्स। फर्स्ट इज टोटल फ्ली। इसके लिए हमने क्या किया, जब भी हमारे पास यहाँ पता लगा कि प्लेग फैला हुआ है तो हमने उसके लिए ट्रांसमिटिंग के लिए, उसको रोकने के लिए फ्ली को मारना चाहा। फ्ली को कैसे मारोगे? बाय द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करोगे। इंसेक्टिसाइड कॉमनली यूज्ड इज, कॉमनली हम कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं मारने के लिए? कौन सा यूज करते हैं? मच्छर को मारने के लिए क्या यूज करते हैं? वही फ्ली के लिए यूज करेंगे। नाम तो सुना होगा ना कुछ का कॉमनली, डीडीटी। डीडीटी को यूज किया, उससे रेजिस्टेंट है तो डीएचसी का यूज किया, उससे भी रेजिस्टेंट है तो मेलाथोन का यूज किया, तो उसको हम स्प्रे कर देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमने जब स्प्रे नहीं किया या हमने स्प्रे किया है लेकिन जो हमारा वर्कर है वो बोल रहा है कि स्प्रे किया, तो हमारे प्रोग्राम चल रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, मतलब स्प्रे ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम बाय द फ्ली इंडेक्स देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है उसका इफेक्टिवनेस हुई कि नहीं हुई। टोटल फ्ली इंडेक्स, एवरेज नंबर ऑफ फ्लीज फॉर ऑल स्पीशीज पर रैट। एक रैट में कितनी स्पीशीज, कितने सारे फ्ली है, टोटल फ्ली इंडेक्स। चियोप्सिस इंडेक्स, एवरेज नंबर ऑफ Genopsilla chiopsis पर रैट। एक रैट में टोटल कितनी स्पीशीज है, तो कितनी सारी फ्लीज है, ऑल फ्लीज, दैट इज टोटल फ्ली इंडेक्स। और चियोप्सिस इंडेक्स, टोटल कितने, एक रैट के ऊपर कितने Genopsilla है। स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ फ्लीज की परसेंटेज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लीज, कितने सारे स्पीशीज है ऑन द रैट, परसेंटेज निकालेंगे कौन कौन सी डिफरेंट स्पीशीज है। बरो इंडेक्स में एवरेज नंबर ऑफ फ्री लिविंग फ्लीज पर स्पीशीज पर रोडेंट बरो। एक बिल में एक उसमें रोडेंट के ऊपर कितनी फ्ली है, फ्री लिविंग। ट्रांसमिशन बाय द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फ्ली, जो इन्फेक्टेड फ्ली है उसने ह्यूमन को काट दिया। दिस इज मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट प्रेजेंट। ऑकेजनली बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद टिश्यूज ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल। इन्फेक्टेड रोडेंट मर गया और उसके कॉन्टैक्ट में उसमें इन्फेक्शन था, उसमें प्लेग था और उसके कॉन्टैक्ट में आप आ गए। या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन केसेस ऑफ निमोनिक प्लेग। निमोनिक प्लेग जो है वो लंग में है और उसके थ्रू ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिट होगा। ड्रॉपलेट इज द स्मॉल फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, ड्रॉप से छोटी, दैट इज ड्रॉपलेट्स लेस देन 15 माइक्रोमीटर्स। तो डिसेमिनेशन ऑफ द प्लेग बाय द, या फिर वेरी वेरी रेयर की ह्यूमन फ्ली डायरेक्टली आकर के विदाउट एनी रोडेंट आपको बाइट कर जाए, आपके अंदर फ्ली का केस है, दैट इज एक्सेप्शनली वेरी वेरी रेयर। 5 बेसिक टाइप्स है इसके साइकिल की ट्रांसमिशन के। कमेंसल रैट्स है, रैट से फ्ली में आई और फ्ली इन्फेक्टेड होकर के मैन को इन्फेक्ट किया, दिस इज मोस्ट कॉमनली। या फिर वाइल्ड रोडेंट से वाइल्ड रोडेंट फ्ली में आई और फ्ली में आने के बाद फिर उसने मैन को इन्फेक्ट किया। या फिर मैन में थी
ह्यूमन मैन में थी, फ्ली थी, बट दैट वाज डिफरेंट टाइप, फ्यूलस इरिटेंट्स थी, जिसने मैन को इन्फेक्ट किया एज अ प्लेग, या फिर मैन टू मैन इन द न्यूमोनिक प्लेग, जिसमें ड्रॉपलेट के थ्रू खांसने से, कफिंग से ट्रांसमिट हो गई। इंक्यूबेशन पीरियड इज अराउंड 1 हफ्ता है सबका लगभग, 2 to 7 days, 2 to 7 days, 1 to 3 days फॉर न्यूमोनिक प्लेग का, लेस कंपेरेटिव टू बुबोनिक एंड सेप्टिसेमिक प्लेग। रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन मोस्ट कॉमनली इज द फ्ली ने बाइट किया, डायरेक्ट एनिमल के कांटेक्ट में आ गया, टिश्यूज के या स्किन में ब्रेक था वो इन्फेक्टेड, उन्होंने के कांटेक्ट में आ गए, दैट इज 20%, एरोसॉल के थ्रू वेरी लेस 2%, या फिर ह्यूमन केसेस, दैट इज ऑल्सो वेरी रेयर। ये साइकिल है वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इजीली बताई दिया है। ह्यूमन डिजीज 3 टाइप्स, बुबोनिक, सेप्टिसेमिक या न्यूमोनिक। कब बोलेंगे प्लेग कब है? व्हेन इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फीवर, चिल्स, हेडेक, मलेज, प्रोस्ट्रेशन एंड ल्यूकोसाइटोसिस। फीवर से आ रहा है, विद चिल्स, और हेडेक है विद ल्यूकोसाइटोसिस, या तो साथ में रीजनल लिम्फेडिनाइटिस हो, बुबोनिस हो, बुबोन्स हो, या सेप्टिसीमिया हो, या फिर प्लाक निमोनिया हो, या फिर फेरिंजाइटिस और सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस हो। प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस व्हेन इट इज, लेबोरेटरी क्राइटेरिया व्हेन इट इज नॉट कंफर्म, जब कंफर्म नहीं होगा, जब कंफर्म हो जाएगा विद लैब इन्वेस्टिगेशन देन इट इज कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। बुबोनिक प्लेग क्या होता है? नेचुरली अकरिंग फॉर्म, मोर्टेलिटी इज 60% इफ अनट्रीटेड, यूजुअली 60% की जगह 100% होती है इफ अनट्रीटेड, इफ ट्रीटेड तब भी 5% मोर्टेलिटी के चांसेस होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 8 days। सडन ऑनसेट ऑफ फीवर आएगा, चिल्स है, मलेज है, हेडेक है, लिम्फेडिनाइटिस, यूजुअली सर्वाइकल या इंग्वाइनल, फीमोरल, एक्सिलरी, और सर्वाइकल इज मोर कॉमन, वेरी पेनफुल, लिम्फ नोड्स स्वलन हो जाएंगे, खूब मोटे हो जाएंगे, फूल जाएंगे और बहुत दर्द करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ब्यूबोस। पेनफुल lymph nodes are called as buboes, that may be of inguinal, femoral, or axillary or cervical। erythema over the underlying skin, lymph nodes enlarge कर जाएंगे और जिसके ऊपर स्किन है वो erythema हो जाएगा, लाल हो जाएगी, और साथ में एसोसिएटेड एडिमा हो सकता है। सेप्टिसीमिया में अगर बुबोनिक को ठीक नहीं किया आपने तो बुबोस जो है वो lymph nodes में lymphatic channels में रहते हैं और वो ब्लड में स्प्रेड करके इट मे कॉज सेप्टिसीमिया। तो पूरी बॉडी में इंफेक्शन हो जाएगा, सिमिलर होता है बट डिफरेंट इज सर्कुलेटरी कोलैप्स, सेप्टिक शॉक, ऑर्गन फेलियर एंड लेटर लीड टू डीआईसी एंड डेथ, डिसेमिनेटेड इंट्राकोगुलोपैथी और डेथ। मोर्टेलिटी इज 100% सेप्टिसीमिया में इफ अनट्रीटेड। निमोनिक 1 to 6 days, यूजुअली 2 to 4 days। एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर होता है, एकदम से फीवर आएगा, तेज हाई ग्रेड फीवर विथ कफ, डिस्निया एंड चेस्ट पेन। हेमोप्टेसिस होगी, हेमोप्टेसिस क्या होता है? हो गया तुम्हारे बगल में, हेमोप्टेसिस क्या होता है? हेमोप्टेसिस क्या होता है बताओ, सेकेंड रो। हेमोप्टेसिस ब्लड इन वॉमिटिंग इज, दैट इज हेमाटेमेसिस, और हेमोप्टेसिस ब्लड इन स्पूटम, अगर खांसते हुए ब्लड आता है, कफ में ब्लड आता है, दैट इज हेमोप्टेसिस। उल्टी के साथ में, वॉमिटिंग के साथ में ब्लड आता है, दैट इज कॉल्ड एज हेमाटेमेसिस। उसमें रेडिश ब्लैकिश होता है, खाने के साथ मिक्स होता है तो ज्यादा आता है, और हेमोप्टेसिस में ड्रॉप्स में आता है, बहुत थोड़ा आता है, स्पूटम के साथ में स्ट्रिक करके बिल्कुल टिंच रेड ब्लड आता है, रेड कलर का आता है, उसमें थोड़ा ब्लैकिश होता है। प्रोमिनेंट जीआई सिम्टम्स में भी हो सकते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, चिल्स, मलेज हो सकता है, ब्यूबोस रेयरली होते हैं, सर्वाइकल ब्यूबोस रेयर होते हैं, लेकिन मेन जो है वो लंग के सिम्टम्स आएंगे, लंग पे इन्फेक्ट करेगा तो कफ, डिस्निया, चेस्ट पेन होगा। डायग्नोसिस बाय द स्टेनिंग, उसको निकाल करके जीनसा या बेसन स्टेन से करते हैं, कल्चर कर सकते हो। सीरोलॉजिकली F1AG एंटीजन 4-fold इंक्रीज कर जाता है, सिंगल टाइटर इज मोर देन 1:128। गिनीपिग्स में तो अब नहीं करते। प्राइमरी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे करोगे कंट्रोल? सबसे पहले तो जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है दैट इज रैट, रोडेंट्स को उनको भगाओगे, ना फ्लीज को खत्म करोगे बाय द लिमिट द नंबर ऑफ पीपुल इन कॉन्टैक्ट। उनके पास नहीं जाओ जो कि इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं या फिर इन्फेक्टेड मैन है, उनके कॉन्टैक्ट में नहीं जाओगे, पर्सनल प्रोटेक्शन का यूज करोगे, सर्जिकल मास्क,
रैट के साथ में डील करना होता है तो सर्जिकल मास्क का, ग्लव्स का, आई प्रोटेक्शन का यूज करेंगे। फ्ली कंट्रोल करोगे बाय ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, इंसेक्टिसाइडल यूज करेंगे, डीडीटी इफ रेजिस्टेंट, डीएचसी दैट इज गैमेक्सिन का यूज करोगे, उसके लिए रेजिस्टेंट है तो मैलाथियन का यूज कर सकते हैं। इंडोर स्प्रेइंग होती है और एक रेजुअल स्प्रेइंग होती है। ये क्या होती है इंडोर स्प्रेइंग? तुम्हारे आगे इंडोर स्प्रेइंग क्या होती है? इंडोर रेजुअल स्प्रे क्या होता है? खड़े हो हमारे पीछे। इंडोर रेजुअल स्प्रे क्या होता है? इंडोर स्प्रे क्या होता है? घर में करवाते हो ना पेस्ट कंट्रोल, क्या होता है वो? आज अगर स्प्रे करके जाता है आज खत्म हो जाता है उसका इफेक्ट, कल तक रहेगा नहीं रहेगा? 1 महीने तक, 2 महीने तक, 4 महीने तक कुछ टाइम रहता है नहीं रहता है इफेक्ट? हाँ या ना? दैट इज कॉल्ड एज, घर के अंदर करा रहे हो ना इंडोर, दैट इज कॉल्ड एज इंडोर रेजिडुअल स्प्रे। रेजिडुअल रहता है ना कुछ टाइम तक, अगर कुछ टाइम तक रहेगा दैट इज रेजिडुअल स्प्रे। और इंडोर तुम्हारे घर के अंदर कर रहे हैं दैट इज वेट जॉब, इंडोर रेजिडुअल स्प्रे। तो जो रैट की बरोज हैं, रैट के जो घर हैं, जो उनके बिल हैं, उनके बाहर करते हैं, उनके बाहर बहुत ज्यादा फॉर्म लगा था कि बरो के अंदर तक पहुंच जाए। शुड बी इंसफलेटेड विद द इंसेक्टिसाइडल डस्ट। डस्ट होती है इंसेक्टिसाइड्स की, वो उनके बरो के पास डालती आती ताकि डस्ट के अंदर तक, बरो तक पहुंच जाए, जो इंफेक्टेड है उनको खत्म कर देते हैं। प्रिवेंट द रोमिंग ऑफ हंटिंग और हंटिंग ऑफ पेट्स। जो पेट्स का घूमना है, जो रोडेंट्स इधर उधर घूमे, जो डिजीज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, उनको इधर उधर घूमने के लिए बंद करेंगे। रोडेंट कंट्रोल करोगे बाय द अराउंड द होम, ब्रश पे, खाने पे आते हैं, जंक फूड्स पे, जंक आइटम्स पे, ओनली आफ्टर द इंसेक्टिसाइड यूज को बढ़ा करके। इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज करोगे अपने लिए, क्लोथ पे लगा सकते हो या स्किन पे लगा सकते हो। इंसेक्टिसाइड का यूज करोगे, ये बरों में से स्प्रे कर रहे हैं, ये राइट साइड वाले में बरों में स्प्रे कर रहे हैं, ये इसमें चूहा पकड़ा हुआ है अंदर। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो? ऑल्सो बाय द यूज ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि ब्रेक आउटब्रेक होने वाला है तो आउटब्रेक के 1 हफ्ते पहले तुम्हें वैक्सीन लेनी पड़ेगी, तभी उसका इफेक्ट आएगा। कैसे लोगे? 2 डोजेस एंड बूस्टर एवरी 6 मंथ। 2 डोजेस कैसे लेने हैं? एट द इंटरवल ऑफ 1 to 2 वीक्स। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में तुम लोग देते हो वैक्सीन, 6 वीक्स पे देते हो, 10 वीक्स पे देते हो, 14 वीक्स पे देते हो वैक्सीन। 6 एंड 14 वीक्स पे देते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे। डीपीटी देते हो, पेंटावेलेंट देते हो नहीं देते? उसमें 1-1 महीने का गैप रखते हैं। यूजुअली वैक्सीन के बीच में जब 2 डोज देनी होती है, टेटनस देते हैं, तब भी हम 1 महीने गैप रखते हैं। यहाँ पर कितना गैप रख रहे हैं? सारे के सारे सो रहे हैं, मुझे भी सुला दोगे? समझ में नहीं आ रहा कि बहुत फास्ट हो रहा है या बहुत स्लो हो रहा है? सारे के सारे बोर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है रोज सबको सब सोने वाले हैं, बिल्कुल अभी सो जाएंगे बस। बहुत फास्ट हो रहा है या बहुत स्लो हो रहा है? फास्ट कर दूं इसको या और स्लो कर दूं? फास्ट कर दूं? बहुत मोनोटोनस सा हो रहा है। सबको बहुत भयंकर नींद आने वाली, तो खाना खा के आए, ऐसे सो रहे हैं सब यहाँ पे आकर के। एक तो आए कम और वो भी सो रहे हैं सब। दो डोजेस के बीच में गैप कितना रखोगे? 1 से 2 हफ्ते का। वहां पे यूजुअली हम रखते हैं, यूजुअली वैक्सीन के बीच में 1 से 2 महीने का होता है गैप, 1 महीने गैप रखते हैं यूजुअली 1 डोज देने के बाद सेकंड डोज में। लेकिन यहीं पर है कि जहां पर 1 से 2 हफ्ते का गैप रख रहे हैं। इम्यूनिटी डेवलप विद इन द 7 डेज। आज वैक्सीन दी है तो उसके 7 दिन के बाद इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इसलिए आउटब्रेक का तो मुझे लगता है एंटिसिपेटिंग होने वाला है, तो उसके 1 हफ्ते पहले तुम्हें वैक्सीन देनी पड़ेगी। लाइव और किल दोनों वैक्सीन है, फॉर्मलिन से किल्ड वैक्सीन है। वैक्सीन की डोजेस डिफरेंट है इसके लिए, इसलिए बताया है इसमें। अडल्ट मेल के लिए ज्यादा है 1 ml, लेकिन सेकंड डोज और उससे ज्यादा 1.5 ml। फीमेल्स के लिए डोज कम हो गई 0.75, लेकिन सेकंड डोज जो है वो ज्यादा हो गई। सेम नहीं है फर्स्ट और सेकंड डोज, इसकी डिफरेंट है। यूजुअली फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर डोज सबकी डोजेस सेम होती है। डीपीटी देते हो 0.5, पेंटावेलेंट देते हो 0.5 ml देते हो, चाहे फर्स्ट डोज हो, चाहे सेकंड डोज, चाहे फोर्थ डोज, चाहे बूस्टर दो, दैट इज ऑल 0.5 ml। लेकिन यहाँ पर 1 ml है, 0.5 ml है, 0.75 है, 1 ml है। बच्चों के लिए और कम कर दी है, 6 महीने छोटे बच्चे को नहीं देंगे। 1 से 4 साल को 0.2 ml, 0.3 ml, 0.4 ml, और सेकंड डोज फर्स्ट की डबल कर देंगे और 6 महीने के बाद बूस्टर देंगे। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक क्या होती है?
बीमारी हुई नहीं है, हमें लग रहा है कि बीमारी हो सकती है, कांटेक्ट में आ गए हैं या फिर हमें एरिया में है, तो ऐसा हो सकता है कि हमें बीमारी हो जाए। तो बचने के लिए, बीमारी हुई नहीं है उससे बचने के लिए पहले ही एंटीबायोटिक लेंगे। बैसिलाई है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के लिए प्रेफरेबल वी विल गिव द एंटीबायोटिक। वायरल होता है तो देते क्या एंटीबायोटिक? वायरल डिजीज होती तो देते क्या एंटीबायोटिक? वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक है, कोई रोल नहीं है। आप दे दो मन की संतुष्टि के लिए, आपको पेशेंट को दिखाने के लिए एंटीबायोटिक दिया, और कोई रोल नहीं। वायरल के लिए एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं है, उसके लिए एंटीवायरल देनी पड़ती है। एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव फॉर बैक्टीरिया ओनली। तो बैक्टीरियल डिजीज है या सीनियर पेस्टिस है जिसके लिए हम बैक्टीरिया एंटीबायोटिक देंगे। तो प्रोफाइलेक्टिकली बीमारी हुई नहीं है, प्रोफाइलेक्टिकली दे सकते हैं। किनको देंगे? मेडिकल, नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ पर्सन एक्सपोज टू रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जिनमें रिस्क होने के चांसेस हैं बीमारी के, उनमें देंगे। प्लेग आउटब्रेक हो गया है, आउटब्रेक एपिडेमिक हो गया है, प्लेग फैल गया है, तो जो बचे हुए हैं उनको दे देंगे। हैंडल इन्फेक्टेड एनिमल, जो इन्फेक्टेड एनिमल को या इन्फेक्टेड रोडेंट्स को फेंक रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, उनको डीप बरो कर रहे हैं, उनको छुपा रहे हैं, उसमें डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, जो उनको हैंडल कर रहे हैं उनमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोफाइलेटिकली एंटीबायोटिक पहले से दे देंगे उनमें। क्लोज कॉन्टैक्ट विद द प्लेग केस, एक घर में किसी को एक को प्लेग हो गया तो जो क्लोज कॉन्टैक्ट में साथ में बच्चे हैं, साथ में भाई बहन है, माँ बाप है, उनको हम प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटीबायोटिक क्या देंगे? टेट्रासाइक्लिन, ड्रग ऑफ द चॉइस, 500 मिलीग्राम दिन में 4 बार फॉर 5 डेज। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन करेंगे। सर्विलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन दिस केस टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हुआ है, प्रिवलेंस कितनी डिजीज हो रही है, एंड पोटेंशियल स्प्रेड टू ह्यूमन पॉपुलेशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है? बीमारी हो गई है, देन गो फॉर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। क्या हो गया? जो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए देंगे। विद अर्ली ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट जल्दी कर लेते हो तो सर्वाइवल इज 100%, ट्रीटमेंट नहीं देते हो तो मॉर्टेलिटी इज 100%। और कोई डिजीज ऐसी है इफ नॉट ट्रीटेड 100% मॉर्टेलिटी, मरेगा ही मरेगा, बीमारी की दवाई नहीं देते हो तो? वेरी फैटल डिजीज, हाँ वेरी फैटल डिजीज है, बीमारी को ठीक नहीं किया आपने कुछ दिन, बल्कि 2 दिन के अंदर 3 दिन की दवाई नहीं दी, सिम्टम्स आने शुरू हो गए, देन 100% फैटल। कौन सी डिजीज है? कौन सी डिजीज है? डॉग बाइट से होती है, इसलिए डॉग का जैसा जा सकता है, डॉग ने बाइट कर दी, पहले इंजेक्शन लगा देते हैं। रेबीज, रेबीज इज 100% फैटल इफ नॉट ट्रीटेड। अगर 2-4 दिन तुम्हें डिले भी हो गया, प्रोसेस शुरू हो गई बॉडी में, देन ऑल्सो इट इज फैटल। तो 100% फैटल जरा सा में लगता है कि जरा से भी डॉग ने काट लिया तो वी गो फॉर इंजेक्शन। प्रिकॉशनरी आप इंजेक्शन लगवा ही लेते हैं। दैट इज, इंजेक्शन क्या होते हैं? वैक्सीन भी है और वो ट्रीटमेंट भी है, एज अ ट्रीटमेंट भी कॉज करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, और वैक्सीन भी है। नोटिफिकेशन, डिजीज को नोटिफाई करना बहुत जरूरी है। प्लेग को एंटीबायोटिक्स देंगे। आइसोलेशन इज इंपॉर्टेंट कि डिजीज दूसरे में ट्रांसमिट ना हो जाए। एक होता है आइसोलेशन, एक होता है क्वारंटाइन। डिफरेंस बिटवीन बोथ द टू, आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन, क्या फर्क होता है? कौन ने सबको सिखा दिया आइसोलेशन क्या होता है, क्वारंटाइन? तो नेक्स्ट खड़े हो बेटा। व्हाट इज आइसोलेशन, व्हाट इज क्वारंटाइन? किसको? जिसको डिजीज हुई है उसको सेपरेट करेंगे, दैट इज आइसोलेशन, उसको अलग कमरे में बंद कर दिया आपने। और क्वारंटीन, क्वारंटीन इज जो नॉर्मल लोग है, एक तो इन्फेक्टेड पर्सन हो गया, उसका जो नॉर्मल लोग है उनमें बंद कर देना, दैट इज क्वारंटीन। बीमारी नहीं है उसको, जिनको बीमारी नहीं है लेकिन उसके कांटेक्ट में आ चुके हैं, ये नहीं है, उनको देखने के लिए हमने अलग कर दिया, दैट इज क्वारंटीन। जो बीमार पर्सन है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको अलग कर दिया, दैट इज आइसोलेशन। आइसोलेट कर देते हैं उसको, जो बीमार है उसको अलग कमरे में बंद कर दिया, उसके जो सामान है, जो कपड़े, जो बेड लाइनिंग यूज कर रहा है, जो खाने के बर्तन यूज कर रहा है, जिसमें कफ कर रहा है, उस सबको फिर डिकंटामिनेट करेंगे। तो डिसइंफेक्शन करेंगे उसको, तो दैट इज आइसोलेशन। और जो बीमार नहीं है उनको अलग कर देते हैं, देखने के लिए बीमारी डेवलप हो रही है कि नहीं, दैट इज क्वारंटीन। सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑल्सो बाय द जो मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं उनको रोकेंगे, उनको ठीक करेंगे बाय द गिविंग द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इज सपोर्टिव, जो जो सिम्टम्स आते जाएंगे उनके साथ में वैसे ही सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन इफेक्टिव नहीं है। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए सर्विलेंस करना जरूरी है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, आइसोलेशन ऑफ केसेस इज इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, पब्लिक एजुकेशन। दिस डिजीज इज नॉन इरेडिकेबल। क्यों? इरेडिकेट नहीं कर सकते हम इस डिजीज को। पहले तो इरेडिकेट क्या होता है और फिर इरेडिकेट नहीं करना क्या होगा, क्यों?
बताओ, व्हाट इज इरेडिकेशन? टीयर आउट बाय द रूट्स, उसका एजेंट बचेगा ना, ट्रांसमिशन, कोई भी ट्रांसमिशन उस डिजीज का नहीं होगा, दैट इज कंप्लीटली इरेडिकेट। अब इरेडिकेट को, इसको डिजीज को इरेडिकेट नहीं कर सकते, क्यों? क्या है इसकी रूट्स? रैट जो है, रैट के अंदर हुआ, रैट के अंदर, रैट स्लीम में हुआ और रैट जाके छुप गया जंगल के अंदर, वहां से पकड़ सकते हो उसको? सारे जंगल के अंदर, बरो के अंदर घुस गया, वहां से पकड़ के उनको मार सकते हो? तो ये डिजीज तो कभी इरेडिकेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि जंगल में पता ही नहीं आपको कितने रैट हैं, कितने वहां पर हैं, कितने फ्लीज वहां पर हैं, किसी और चीज में इन्फेक्टेड है। तो यू कैन नॉट नेवर इरेडिकेट दिस डिजीज। तो ये डिजीज कभी इरेडिकेट, कंट्रोल कर सकते हो कि ट्रांसमिशन कम हो जाए, शहर में कम है, तुम्हारे पास अर्बन एरिया में कम है, या डोमेस्टिक एरिया में कम है, गाँव में कम है, फील्ड में कम हो इन्फेक्टेड, लेकिन यू कैन नॉट इरेडिकेट द डिजीज। हमें एक ही डिजीज को इरेडिकेट कर पाए तक, स्मॉल पॉक्स। क्यों? हाँ, जो स्मॉल पॉक्स को हम इरेडिकेट कर पाए, क्यों? इसका उल्टा फैक्टर हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स को हम इरेडिकेट कर पाए हैं, क्यों? बताओ। बहुत अच्छी हमारे पास इफेक्टिवली वैक्सीन थी, अगर वैक्सीन आपने लगा दी तो उसके बाद दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। वैक्सीन लगाने के बाद इन्फेक्शन से आपका लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। सबसे बड़ा था हमारा वैक्सीन हथियार, बहुत बड़ा था हमारे पास, और इफेक्टिव वैक्सीन है हमारे पास, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है। और तुम बताओगे? बताओ। और एजेंट को कंट्रोल कर पाए हम, ताकि तो जैसे इस बार प्रॉब्लम है कहीं और तक, जो एजेंट था, जो होस्ट था, उसको हमने होस्ट को बाय द वैक्सीन ट्रीट कर लिया, हमने उसको ठीक कर लिया, और एजेंट जो था वो टोटली कंट्रोलेबल था हमारे पास, इसलिए हम उसको ठीक कर पाए। जो सिम्टम्स थे प्लस उसमें बैठ जाओ, कैरियर केसेस नहीं थे। कैरियर क्या होता है, केस क्या होता है? नेक्स्ट, व्हाट इज केस, व्हाट इज कैरियर? नेक्स्ट, व्हाट इज केस, व्हाट इज कैरियर? बताओ, केस क्या होता है? एक तो ऐसे कॉपी खोद रखी है, कुछ तो लिखा नहीं है कॉपी में, कॉपी तो खाली पड़ी है, मुझे क्या देखना है पता नहीं। खड़े क्यों हो गए? कैरियर क्या होता है? हाँ, कैरियर क्या होता है? कैरी को डिजीज को कैरी करेगा, एक जगह से दूसरे का बीमारी फैलाएगा खाली। और केस क्या होगा? केस पसंद करते हो ना, केस क्या होता है? जो इन्फेक्टेड होगा, जिसमें बीमारी होगी, बैठ जाओ, जिसमें डिजीज होगी, दैट इज केस। जिसमें साइन सिम्टम्स आएंगे, जिसमें डिजीज प्रेजेंट होगी, जिसमें पैथोजेनिक एजेंट प्रेजेंट होगा, दैट इज केस। डिजीज तो प्रेजेंट है, एजेंट तो प्रेजेंट है, लेकिन साइन सिम्टम नहीं आएंगे, लेकिन बीमारी की जगह दूसरी का फैलाएगा, दैट इज कैरियर। तो कैरी तो कर रहा है डिजीज को, डिजीज एजेंट को कैरी कर रहा है, डिजीज एजेंट तो है उसके अंदर, मल्टीप्लाई भी कर रहा है, बड़ा भी हो रहा है, लेकिन डिजीज साइन सिम्टम नहीं आ रहे। तुम्हें दर्द होगा पेट में, तभी दवाई लेने जाओगे? पेट में दर्द हो तो दवाई लोगे? तुम्हें कोई दर्द ही नहीं हो रहा, कोई दिक्कत ही नहीं हो तो दवाई क्यों लोगे? कोई सिम्टम ही नहीं है, कोई साइन नहीं, दवाई लोगे तो नहीं ठीक करोगे ना। उसको एंटीबायोटिक भी नहीं, कोई दवाई भी नहीं लोगे, तो कब लोगे दवाई? जब तुम्हें सिम्टम आएगा, उसके बगैर तो नहीं लोगे ना दवाई। तो वही चीज है, जब सिम्टम ही नहीं आएगा तो दवाई क्यों लोगे? तो जो कैरियर्स होते हैं, कोई सिम्टम नहीं है तो दवाई नहीं लेते। कैरियर जो तो डिजीज को लेकिन ट्रांसमिट करते रहते हैं। डिकंटामिनेशन, बाय द पेशेंट के रूम को डिकंटामिनेट करोगे बाय द क्लीनिंग के थ्रू या स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के थ्रू, या फिर बेड को लेने से कंटामिनेट को डिसइंफेक्ट करोगे, स्टैंडर्ड डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करेंगे। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, ये क्या होती है? सबसे लास्ट पीछे, व्हाट इज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस? किनको दोगे? किनको दोगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस? पीईपी सब जगह तो नहीं देते, और कहीं भी देते हैं? बताओ, खड़े हो। एक्सपोज हो गए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, डिजीज हुई है कि नहीं हुआ, उसके कांटेक्ट में आ गए हैं, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए, या फिर जो डिजीज एजेंट है वो उनके कांटेक्ट में आया है, लेकिन ये नहीं पता कि डिजीज हुई है कि नहीं हुई। तो प्रोफाइलैक्सिस, बीमारी ना डेवलप हो, बैठ जाओ, बीमारी डेवलप ना हो उसके लिए उनके पहले ही प्रोफाइलैक्सिस। अगर डिजीज हो गई होती देन इट इज ट्रीटमेंट, डिजीज होने के पहले दैट इज प्रोफाइलैक्सिस।
तो पोस्ट एक्सपोजर, एक्सपोज हो गए किसी बीमारी एजेंट के लिए, वो उसी को इन्फेक्टेड पर्सन के इन्फेक्टेड रैट के कांटेक्ट में आ गए हैं और उसके बाद उनमें प्रोफाइलैक्सिस के लिए एंटीबायोटिक देंगे। फर्स्ट चॉइस इज डॉक्सीसाइक्लिन या फिर क्लोरामफेनिकोल। प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में टेट्रासाइक्लिन नहीं देंगे, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। वही 7 डेज के लिए देंगे 4 टाइम्स अ डे। सर्विलेंस इज इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस स्क्रूटनी करते हैं, कंटिन्यूअस देखते हैं, इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर रिपोर्ट करेंगे हम। देन एपिडेमियोलॉजिस्ट से उसको प्रैक्टिशनर को देखेंगे कि डिजीज बढ़ रही है, कम हो रही है, केसेस कितने आ रहे हैं। रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और आउटब्रेक में WHO को ऊपर लोकेलिटी में इन्फॉर्म करना जरूरी है आपको। अगर आप प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, सेकेंडरी पे, टर्शियरी लेवल पे रिपोर्टिंग जाती है। अगर मंथ में कोई केस रिपोर्ट नहीं है तो नील रिपोर्टिंग जाती है कि कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया रिपोर्ट क्या क्या करोगे साथ में? लोकेलिटी, कहाँ केस इन्वॉल्व हुआ है, कहाँ मिला है केस, फर्स्ट केस, उसका डेट, द पीरियड ड्यूरिंग विच द फील्ड इन्वेस्टिगेशन, तुमने फिर आगे क्या प्रोसीड किया है, नंबर और टाइप ऑफ केसेस, कितने केसेस मिले हैं, कौन से टाइप के हैं, बिबोनिक है, सेप्टिसेमिक है या फिर बिबोनिक, सेप्टिसेमिक या फिर निमोनिक है, कितने रिकवर कर गए, टाइप्स ऑफ केसेस, एज ऑफ द पेशेंट और नंबर ऑफ डेथ्स, उनके कांटेक्ट में कितने लोग आए हैं, उनका आपने क्या क्या किया, जो कांटेक्ट में आ गए हैं उस केस के साथ में, उनमें क्या टेस्ट किया आपने, उनमें क्या कीमोथेरेपी दी, वर्टिब्रेट होस्ट इन्वॉल्व कितने हैं, उनका चियोप्सिस इंडेक्स कितना है वो आइडेंटिफाई करोगे, अदर स्पीशीज का देखोगे, फ्ली इंडेक्स, कंट्रोल मेजर्स कितने अप्लाई करें, ये भी आपको पूरी रिपोर्टिंग में भेजना पड़ता है।